नमस्ते सर। Hi Rahul, how are you? आई एम गुड सर, हाउ आर Namaste, यू can सर? you hear me? I'm आई एम fine. आई सुनना? कुड। Yeah, that's good, that's good, that's good. तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत उत्सुकता से मैं सुबह से डर डर के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, और बहुत सीनियर एक्टर हैं बॉलीवुड के। अरे लेकिन my God. कोशिश करेंगे कि हम एक बहुत सिंपल इंटरव्यू रखें, और हम आपसे सीख पाए, आपके जर्नी के बारे में जान पाए सर। चलिए। आप, आपका आपका जन्म मथुरा में हुआ, फिर दिल्ली में हाँ नेशनल हाँ, स्कूल और से यस, आप पढ़े हुए हैं। फिर आपने 7 साल वहां पे संभव नाम के एक ग्रुप के साथ भी बिताया है थिएटर करते हुए। फिर आप यस, बॉम्बे आए, टीवी सीरियल से स्टार्ट किया। मैं बच्चा था जब जैसे जैसी कोई नहीं आया था, और उस दौरान यस, से यस, हम यस। आपको जानते हैं, और अभी अभी आप बॉलीवुड मूवीज में प्रोमिनेंट रोल की एक्टिंग कर रहे हैं। सो इस पूरे जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं, ऐसा कुछ बताएं जिससे हम कुछ सीख पाए, और किस तरीके से जर्नी ने आपको मोल्ड किया है जो आप अभी हैं। बोल्ड क्या किया जा सकता है? मैं बहुत छोटे शहर मथुरा से हूँ, और मथुरा थोड़ा सा, आप सब लोग जानते होंगे, कृष्ण की जन्मभूमि है, तो थोड़ा सा एक बड़ा सा रिलीजियस सा एटमोसफियर है वहाँ का, जिसको मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं था वो, क्योंकि उसमें रिलीजियस हम्म। होने के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे लगता था कि किसी तरीके से मुझे शहर को छोड़ देना चाहिए। और चूंकि मेरी बहुत सारी ऐसी हरकतें थी, गाता था, पेंट करता था, कुछ हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, लिखता था, मजाहिया था, तो हर वहाँ के ज्यादातर लोग मुझसे कहा करते थे, मेरे को एक्टर कहते थे कि तू तो एक्टर बन जा। लेकिन मैं जानता था कि ये बात इतनी आसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो जाता कोई भी एक्टर। तो मैं उनकी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन लकीली दो बातें हुई। एक तो ये हुई कि एक राजा महेंद्र प्रताप थे, जो फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, बहुत पुराने। हम्म। वो मैं उनका सेक्रेटरी बन करके दिल्ली आ गया। ये अच्छा। इस तरीके से, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले तो मैं मथुरा छोड़ दूं। और लकीली बाय द वे उसी वक्त हमारे मथुरा के एक मिस्टर अनिल चौधरी हैं, मेरे सीनियर हैं एनएसडी से। उन्होंने एनएसडी पास हम्म। आउट किया था। उनके पास में मिलने के लिए गया, तो एक प्ले कर रहे थे वो, इन्ना, इन्ना की आवाज। हम्म। उन्होंने मेरी हम्म। कास्टिंग कर दी। मैंने उनके साथ प्ले किया, राजा साहब की नौकरी छोड़ दी। फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया हमने एम के रैना के साथ। एम के रैना ने एक नया ग्रुप बनाया था, प्रयोग, उसका मैं भी लाइफ मेंबर था। उससे थ्रू हमने बहुत सारी स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले एक किया था, मैं जुलूस, जिसके कम से कम हमने 500 के करीब शोज किए थे पूरी दिल्ली में, बहुत ज्यादा शोज किए थे। उनके साथ लगातार शो करता रहा। फिर फाइनली एक टाइम आया, मुझे लगा कि मुझे एनएसडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो मैंने एनएसडी ज्वाइन कर लिया, 1982 में मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैं बॉम्बे आना नहीं चाहता था, लगातार करते रहना चाहता था काम वहीं पर, उसी ग्रुप में। लेकिन लगा कि खाली थिएटर से तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, क्योंकि तब तक मेरे पास बिल्कुल। काफी फिल्में भी आ चुकी थी। मैं विनोद चोपड़ा की भी एक फिल्म कर चुका था, दिनेश लखनपाल की एक फिल्म कर चुका था, काफी थोड़ा बहुत काम मैं कर रहा था। और फिर मेरे पास गोविंद निहलानी का से मेरी एक आध बार मुलाकात हो चुकी थी अलग अलग जगह पर। उनका एक बार फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म तमस में एक सीरियल है, उसमें एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन पहले ही बता दूं, मैं चाहता हूं कि वो रोल नसीब करे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई, ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो तुम उसको करना चाहोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहूंगा। तो वो एक दिन आए, हम्म। उनसे मुलाकात हुई, और वो रोल फाइनल हो गया, और मैंने तमस किया। तमस करने के बाद भी मैं बॉम्बे नहीं आया, मैं उसके भी 3 साल बाद आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थिएटर का रूल। लेकिन तब तक ये भी समझ में आ गई थी कि खाली थिएटर से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपने बॉम्बे आ गया। हम्म। मेरे एक दोस्त ने, बसंत चतुर्वेदी, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि बॉम्बे को बहुत ज्यादा जानता नहीं था। उन्होंने मुझको अपना एक फ्लैट दे हम्म। दिया, उन्होंने कहा भैया तुम इसमें रहो। तो हम्म। 20,000 रुपये थे टोटल जिंदगी में, जो दिल्ली में बॉम्बे में कमाए थे। एक मिनट, मेरी चिड़िया आ गई है, मैं दिखाई देता हूँ, खाना खाने के लिए आई है, इसलिए इसको इधर खाना डाल दूं। अच्छा। दिखाई दे रही है आपको? अच्छा। दिख रही? बहुत खूबसूरत है दिखी कि सर। नहीं? जी सर। हाँ, ये मेरी जी बिल्कुल कोविड सर, फ्रेंड दिख है। रहा है। हाँ, तो फिर हम लोग फिर हम मतलब मैंने एक 2300 रुपए की टिकट ली, यहाँ आ रहा गया, और अपनी जिंदगी शुरू कर दी।
बॉम्बे आकर के भी बॉम्बे की जिंदगी ऐसी नहीं थी कि जो कुछ हम दिल्ली करके आए थे वो हमारे पीछे था, ऐसा नहीं था। बॉम्बे बड़ा अलग है। बॉम्बे में दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ा, बिल्कुल A to Z सारी चीजें शुरू करनी पड़ी। ऐसा नहीं था कि आप पीछे क्या करके आए, सिवाय इसके कि लोग जानते थे। लेकिन ये बड़ा कमाल का शहर है, ये अगर आपको जानता भी है तो वो आपको नहीं जानता, इसलिए क्योंकि अगर वो हम्म। जानता है तो उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और नहीं जानता है तो वो आपसे बार्गेन कर सकता है। तो वो सब कुछ होता रहा, जिंदगी गुजरने लगी और डर्रे पे आगे ही चलती रही। ऐसा ऐसा है। सर सर बॉम्बे में आप महेश भट्ट जी साहब के साथ भी काफी साल अपने गुजारे हैं, मतलब काफी क्लोज थे आप भट्ट हाँ, साहब एक से। वो एक अच्छा वक्त है। जब मैं दिल्ली में ही था तो मैं एक बार जब तमस करने के लिए आया था तो मैं पंकज पाराशर के साथ, जब मैं आया तो पंकज पाराशर के मैं एक बार घर गया। उससे पंकज कपूर ने गाया एक बार पंकज पाराशर से मिल लो। उसने इमीडिएटली मुझे 2-3 एपिसोड में कास्टिंग कर दी। उस दौरान मेरी महेश भट्ट से मुलाकात हुई, सुधीर मिश्रा ने कराई थी। जब मैं विनोद अच्छा। एक बहुत बहुत पहले, जबकि मैं विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश की डबिंग करने के लिए आया था। ये आई स्टिल रिमेम्बर, ये वो दिन है जिस दिन मिसेस गांधी की डेथ हुई थी। और हम्म। भट्ट साहब ने उसके बाद इमीडिएटली कुछ टाइम बाद मेरे को बॉम्बे दिल्ली फोन किया, किसी एक फिल्म में वो मुझे कास्ट करना चाह रहे थे एज ए मेन विलेन। लेकिन वो हुआ हम्म। पता नहीं, वो फोन मेरे तक नहीं पहुंचा, वो किसी ने छुपा लिया या नहीं हुआ, जो कोई भी एक रीजन रहा होगा, वो मुझ तक नहीं पहुंचा। हम्म। लेकिन मैं आया तो भट्ट साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। और अब तो खैर इस तरीके की उस तरीके की फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन आई हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। हम्म। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। जिनकी कि मैं, चाहे मैंने काम बहुत ज्यादा नहीं किया उनके साथ, लेकिन मैं उनको सारी जिंदगी अप्रिशिएट करता रहूंगा। और मैं चाहूंगा कि बॉम्बे में आने वाले हर व्यक्ति को जो इस फील्ड का है, उसको एक बार कम से कम भट्ट साहब से मिलना, ढंग से मिलना, और अगर हो सकता हो तो उनकी एक फिल्म में उनके साथ काम जरूर करना चाहिए। वो जिस तरीके के न्यूएंसेस, वो जिस तरीके की बारीकियों के साथ काम करते हैं, उनकी जिंदगी की समझ बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, वो बहुत ओपन है। जैसे लेख टंडन की तरह से वो भी बहुत ओपन है। उनसे अगर एक बात कही जाए तो उसको सुना जाता है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है, मतलब हर एक के लिए तो नहीं कह रहा, कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि उन डायरेक्टर्स का मानना होता है कि वही सब कुछ जानते हैं, और दूसरा आदमी तो एक हम्म। टूल है जिसको कि हमें इस्तेमाल करना है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन भट्ट साहब के साथ ये बहुत अच्छा है। और मैं अपने आप को बड़ा, कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने उनके साथ नहीं किया, लेकिन मैं जो कुछ भी काम किया है, और मैं नहीं भी होता था तब भी मैं उनके सेट पे जरूर होता था। क्योंकि एक टाइम में तो उन्होंने कह दिया था कि बेटा तुम घर आ जाओ, तो मैं करीब 8:30 पौने 9 बजे चला जाता था। हम दोनों बैठ करके नाश्ता करते थे, उनकी गाड़ी में बैठ करके हम शूटिंग पे आ जाते थे, शूटिंग करते थे, देखते थे, हम्म। और जिंदगी की थोड़ी सी समझ डेवलप कर रहे थे। और क्या है, यही होता है यार। सर मैं आपको ऐसा। वापस ले जाना चाहूंगा 82 से 89 का जो टाइम था, संभव ग्रुप के साथ आपने काम किया, प्योर थिएटर किया उन 7 साल में, प्योर हम्म, थिएटर। हम जब थिएटर की बात करते हैं तो आप ऐसी कौन सी चीज मिस करते हैं जो थिएटर में उस समय थी, या फिर उस 7 साल का क्या लर्निंग रहा सबसे बड़ा आपकी लाइफ में संभव देखो के साथ? थिएटर में तो लर्निंग आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म। मेरे को एक चीज की बड़ी क्लैरिटी थी, जो मेरे को आज भी जिंदगी में क्लैरिटी है। अगर मैं थिएटर कर हम्म। रहा हूं तो सिर्फ थिएटर कर रहा हूं। उस वक्त मैं थिएटर करता था, देखता था, सोचता था, लिखता था। मेरे 26 ट्रांसलेशन एडेप्टेशन है, मेरी 2 पब्लिश्ड बुक्स है। तो मैं वो ही करता हम्म। था, सिर्फ थिएटर ही करता था। लेकिन जब मैं बॉम्बे आया तो फिर मैंने थिएटर नहीं किया। मैंने कहा जब आप 2 नावों पर पैर रख करके नहीं चल सकते हो। मैंने अभी किया। मेरी वाइफ बहुत अच्छा लिखती है, उसने कई प्लेज लिखे हैं, उसमें से एक प्ले जी। तो मैंने स्टेज भी किया, जिसका नाम था अभी, शायद वो ओलंपिक में देखा किया भी था हम लोगों ने, जाना था रोशनपुरा। उसने एक और लिखा है गुड़िया की शादी, जिसपे आजकल एक सीरियल भी बन रहा है, शायद अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, NTV पर आता है, गुड़िया हमारी सब पे भारी, उसी पर बेस्ड है। उसने और भी 2-3 प्ले लिखे हैं, अभी भी एक प्ले लिख रही है वो। तो उसकी हम्म। वजह से मुझे फिर दोबारा से एक प्ले करना पड़ा। लेकिन मैं अभी वो थिएटर में उस तरीके से नहीं जाना चाह रहा, लेकिन थिएटर को एंजॉय बहुत करता हूँ मैं। थिएटर में मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमने दिल्ली में जो स्ट्रीट प्लेस किए, उससे एक यही लर्निंग बहुत बड़ी आई कि हम कहीं भी खड़े होकर के कनस्तर पीटते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे और हम शो कर देते थे।
एक टाइम ऐसा था कि कैनॉट प्लेस का बच्चा बच्चा हमको जानता था, क्योंकि कैनॉट प्लेस अब तो वहां पर स्टेशन बन गया है, पहले एक गार्डन था। जी उस गार्डन में हम कनस्तर पीटते थे, दुकानों के लोग आ जाते थे, वो जानते थे। प्ले करने के बाद हम वो अपना चादरा खोल देते थे, लोग उसमें पैसे डालते थे, उसी से अपने दिन भर का खर्चा निकल जाता था कि भाई सारे लोग आए हैं और सारे लोग अपने अपने वापस जाएंगे। कुछ पैसे बच भी जाते थे तो वो भी बांट दिए जाते थे। चूंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त, जैसे कि सुधीर मिश्रा आज की तारीख में तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हुए, हमारा एक और दोस्त था महेश महेंद्र, वो तो अभी ही इज नो मोर, वो अनीस आजमी, ये सारे लोग अपने भी पैसे मुझे देते देते, जिससे कि मेरी जिंदगी आसानी से चलती रहे। और जिंदगी में एक और बहुत अच्छी बात हुई, एक बार सुधीर मिश्रा ने मुझे उनसे मिलवाया था, मिस्टर अक्सर से, पीएन अक्सर से। तो पीएन अक्सर से उन्होंने कहा था कि वीरू के पास कोई काम नहीं है तो काम दिला दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम थिएटर करना चाहते हो थिएटर करो, बिल्कुल काम मत करो। वो मेरे पूरी जिंदगी लोकल गार्जियन थे, पूरी जिंदगी मेरे साथ लोकल गार्जियन थे, और बड़ी अच्छी बात है कि देखो, कोई मैंने उनसे कोई ऐसी कोई मुझे मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन एक ये फील बहुत अच्छा था कि कोई एक आदमी जिसको हम जानते नहीं है, जो कि इतना बड़ा आदमी है, वो अगर मुझे कहीं किसी चीज के लिए साइन कराने होते थे, मैं भाग के जाता था कि पापा इसमें साइन कर दो, अच्छा बेटा ये ले लो। जबकि मैं जानता था कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो अगर किसी को फोन भी करेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। तो वही अलग अलग, वो भी एक जिंदगी का एक हिस्सा था, बहुत अच्छा था। थिएटर वाला हिस्सा बहुत अच्छा था। हम लोगों ने जब प्रयास बनाया, संभव बनाया था, तो संभव में हम लोग हर महीने शोज करते थे। मतलब संभव के दौरान शायद मेरे ख्याल से मैंने 25 या 30 कहानियां की हैं, इसीलिए मेरे इतने सारे शो थे, प्लेज हैं। लोग बाग कहते हैं, जब मैं लोगों से कहता हूँ कि करीब 100 के करीब प्लेज किए हैं, तो बहुत से लोग इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको बिलीव इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कहानियां तो एक एक दिन में 4-4 होती थी। तो कहानियां बहुत जी सारी की, वहां भी की, उनके साथ भी की, बाद में भी की। मैंने अपने एक शहर मथुरा शहर में भी जाकर के थोड़ा सा कुछ काम किया था, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन वहां भी किया था। और वो सिलसिला फिर चलता रहा। जिंदगी है, लगती चली जाती है, खुश रहना चाहिए, और क्या है राहुल साहब। और दिल्ली के तो सर दिन बड़े अजीब से थे। दिल्ली में हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे। एक दुर्गावती जी थी, आपको शायद याद नहीं है, आपके पिताजी उनके साथ काम करते थे, तो वो हमारी अच्छा हेल्प करते थे। हमको उन्होंने दिल्ली टीवी पर सिर्फ 75 रुपए मिलते थे एक शो के। तो दुर्गा, और हफ्ते में, महीने में आप सिर्फ 2 ही चेक ले सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम अर्निंग आपसे, आपकी वहां से 150 रुपए हो सकती थी। जबकि हमने एनएसडी ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले की बात है। तो वो कहती थी कि लिख करके लाओ, लिखो भी, एक्ट भी करो, डायरेक्ट आपको 3 टाइम्स पैसे मिले। मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, दुर्गावती जी का, अनिल चौधरी का, एम के रैना का, और भी बहुत सारे ऐसे लोग मिस्टर दिनेश, जिनके पास मैं दिल्ली रहा हूँ, राजा महेंद्र प्रसाद जो कि अब नहीं है, जिनकी की वजह से मैं दिल्ली आया, विनोद दुआ, विनोद दुआ भी हमारी वजह से थिएटर करना शुरू किया था उन्होंने, वो कभी नहीं करते थे, वो भी इसी तरीके से हमारी वजह से थिएटर में आ गए थे। बहुत सारे इस तरीके के लोग, उस तरीके के, जैसे कि अभी सुधीर मिश्रा भी उन्हीं ने अभी ज्वाइन किया था। सुधीर का एक भाई था सुधांशु मिश्रा, उसने ज्वाइन किया था। जी एक बहुत बड़े कैमरा मैन है इस वक्त, अनिल मेहता, हिंदुस्तान के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर है, वो भी हमारे ग्रुप में थे। जी अमिका अक्सर थी, सीमा विश्वास थी, सॉरी सीमा विश्वास नहीं, ये सीमा पाहवा, जो कि उस वक्त सीमा सीमा भार्गव हुआ पावर करती थी। मनोज पाहवा थे, अनिल चौधरी नाम के एक और शख्स थे, वो थे, जिन्होंने अभी सुपर 30 लिखी है, संजीव दत्ता, वो थे, मनोज बाजपेयी थे, इस तरीके के। अब बहुत सारे लोग, टप्पू टप्पू एक लड़का है जो सजीव, जो कि बहुत अच्छा लिखता है, सारे कॉमेडी सर्कस वगैरह लिखता है, वो भी था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन ठीक है, ये भी जिंदगी का एक सिलसिला है, चलता रहता है। आज भी मिलते हैं तो पुरानी चीजें याद आती हैं, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा अजीब भी लगता है, तो ये वाली बात सर सर, आपके पास जब कोई स्क्रिप्ट आता है बॉलीवुड से, कोई भी जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है? मतलब कि ऐसी कौन सी चीजें रहती है जो आप स्क्रिप्ट में खोजते हैं कि हाँ ये सारी चीजें रहेंगी तो मैं ये मूवी करूंगा? वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप स्क्रिप्ट में खोजते हैं? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बात यह है कि हमेशा ये जरूर जानना चाहिए कि आपकी उम्र क्या हो गई है ना। आपको, आप अगर आज की तारीख में मैं सोचूं कि मुझे आप किसी फिल्म में, कॉमर्शियल फिल्म में हीरो बना दें, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। सवाल क्या है कि आप अपनी, आप जो कुछ भी पोर्ट्रे करते हैं ना फिल्म में पर्टिकुलरली, वो कि आपके अनुभवों में होता है।
आज की तारीख में हम कोई भी रोल करते हैं, हमें मालूम नहीं होता, जाने अनजाने में हम बहुत कुछ अपनी ही जिंदगी के देखे हुए किसी कैरेक्टर से उठा करके लाते हैं, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं। कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो कि किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज की तारीख में आप मुझे गांधी जी का रोल दे दें, तो मुझे बहुत सारी चीजें गांधी जी की तरह से करनी पड़ेंगी, क्योंकि उस लीजेंड को लोगों ने देखा है। लेकिन अगर आप मुझसे कोई ऐसे एक कैरेक्टर की बात करें जिसको लोगों ने नहीं देखा है, तो मुझे उसको क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब मैं अपने अंदर क्रिएट करूंगा तो मुझे मालूम भी नहीं होगा वो क्रिएट मेरे ही बचपन के पुराने दिनों में से किसी एक कैरेक्टर से निकला हुआ होगा। इसको लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। इसलिए अगर आप जरा सा ध्यान भी दें कि ज्यादातर एक्टर्स छोटे शहरों के काम ज्यादा बेहतर करते हैं। उनको जिंदगी की समझ थोड़ी सी अलग होती है। बड़े शहरों वालों को का के देखने का तरीका बड़ा अलग होता है। उन्होंने जिंदगी जरा नए तरीके से और नए अंदाज से देखी हुई होती है। छोटे शहर वालों ने दुख सुख, मार पिटाई, झूठ, ये वो, पता नहीं क्या क्या देखा होता है। एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, सब कुछ देखा हुआ होता है। तो वो होता है, वो ही देखा जाता है कि आप फिट इन करते हैं नहीं करते हैं, फिट इन करते हैं कि नहीं, आपको उसको पढ़ करके कोई एक्साइटमेंट आया हुआ कि नहीं हुआ। एक्साइट होना बड़ा जरूरी है ना। और वैसे तो ये कि आप एक्टर है, आपका काम यही है कि आप किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करें। कहते हैं ना, वो डेसमंड मॉरिस की एक किताब है मैन वॉचिंग, उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा जो अगर कोई होता है तो वो एक एक्टर होता है, क्योंकि वो झूठ बोलते हुए में भी उसके जेस्चर्स, उसके पोस्चर्स, उसके एक्सप्रेशंस इतने करेक्ट होते हैं कि दूसरा आदमी उसमें बिलीव करने लगता है और उसको सच मान लेता है। इस तरीके की बात तो ये है। सर आपने आपने कुल मिला के कुछ 100 से ऊपर टेलीविजन सीरियल्स किए हैं। 100 से बल्कि ऊपर शायद मूवीज। बहुत ज्यादा ही होंगे, क्योंकि कुछ तो पूरे पूरे थे, कुछ ऐसे थे, कुछ एपिसोडिक थे। तो कुल मिलाकर के नंबर गिने जाए, खैर उन नंबरों से क्या लेना देना। हाँ, मैंने लेकिन देखा काफी किया। आईएमडीबी वगैरह पे मतलब पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है लिस्ट। मैं देख रहा था कल हाँ, आईएमडीबी नहीं, वगैरह पे बहुत मतलब। बहुत सारी फिल्म नहीं है, मतलब। और तो और, श्याम बेनेगल जी। के साथ हमने एक फिल्म की थी अंतर्नाद, वो तक उसमें मेंशन नहीं है आईएमडीबी पे। मतलब मेरी एक फिल्म और है, जी। वो गॉगल ऑफ राजेश खन्ना, वो उसमें मेंशन नहीं है। पीड़ा मेंशन नहीं है, कॉफी शॉप मेंशन नहीं है, ब्लैक कॉफी मेंशन नहीं है। लेकिन होता है, चलो ठीक है, पता नहीं जो कुछ भी रीजन रहा होगा। इन सारी चीजों को तो प्रोड्यूसर्स जानते हैं, ये डायरेक्टर्स जानते हैं, अपन तो खाली एक्टर्स हैं जी। सर आपने कुल मिला के कुछ 100 से ज्यादा टेलीविजन किया, 100 से ज्यादा बॉलीवुड मूवीज की। ऐसे कौन सी 3 मूवीज हैं जिनके कैरेक्टर्स के साथ आप सिंक्रोनाइज करते हैं कि हाँ मतलब कि ये जो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ ये एक्चुअल जिंदगी में भी मेरे जैसा है। मतलब ऐसे कौन से 3 मूवीज या फिर 3 सीरियल्स होंगे जिसका जो कैरेक्टर जो बहुत आपने सभी निभाया मैं, है वहां से राहुल, अगर ऐसा बोलूंगा तो तुमको ऐसा लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इतनी ईमानदारी से जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ, तो मैं उसको कहीं, मैंने कहा ना अभी, मैं जो कह रहा था कि बाहर से कभी नहीं रहता। मैं हमेशा हर कैरेक्टर को अपने अंदर से ही निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए वो सच्चा हो जाता है। इसलिए मैं करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी काम को मैं बेईमानी के साथ कर रहा हूँ, नहीं करता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, करेक्टर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मैंने तमस को बहुत एंजॉय किया। एक ऐसी फिल्म जिसके के बारे में आपने सुना नहीं होगा, टुन्नू की टीना करके एक एनएफडीसी की फिल्म थी, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। एक सुधीर मिश्रा की फिल्म थी धारा भी, एनएफडीसी की फिल्म थी। ये दोनों फिल्में, इसको मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सुपर 30 को मैंने बहुत एंजॉय किया, बेहद जरूर से। सोनू के टीटू की स्वीटी को मैंने बहुत एंजॉय किया। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक बड़ा छोटा सा रोल किया था इसमें, कमांडो 3 में। उसके बाद मैंने बागी 3 भी की। उसमें मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 सीन होंगे। मैंने उस करेक्टर को भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये तो अपने डिपेंड करता है आप तो बेसिकली क्या है। आप कोई भी कोई भी एक्टर, कोई भी जब आप रोल करते हैं ना, वो वो नहीं होता जो कि आपने बोला। वो होता है जो आपके यहाँ है, जो सबकॉन्शियस में है, जो आपका जो जी। आपका कहना चाहिए, आपका सब टेक्स्ट जो है, वो करेक्टर होता है।
करेक्टर वो नहीं होता जो कि आप दिख रहे होते हैं। बाकी चीजें तो मदद होती है। आज मैंने चेक वाली शर्ट पहन ली, हो सकता है किसी एक करेक्टर के लिए ये जरूरत हो, किसी एक करेक्टर के लिए चश्मा ऐसा नहीं दूसरा चाहिए, किसी करेक्टर के लिए नहीं चाहिए। तो ये तो सारी एक बहुत ही एडिशनल सुपरफिशियल हेल्प है, या डायलॉग्स भी एक तरीके से सुपरफिशियल हेल्प है, एक आउटर चीज है। इनर चीज वो है कि आप जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि आपके करके जाने के बाद लोग बाग आपको एक्टर ना मान करके वो करेक्टर माने, वो कैरेक्टर तो माने। वो ज्यादा बड़ा एक विन है। सर, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा फेज है जो आप कभी वापस नहीं जाना चाहते, मतलब उस फेज को कभी नहीं जीना चाहते, सबसे दर्दनाक फेज हो जो कि आप वापस कभी नहीं जाना चाहेंगे, और ऐसा कौन सा फेज है जो कि आप वापस जीना चाहेंगे? मैं एक जब एनएसडी पास जब सॉरी जब मथुरा में था, जब मैंने ग्रेजुएशन कर दिया था, मेरे एक भाई था जो कि था यहीं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन बॉम्बे के पास ही था। मैं आया था उन दिनों, मैं बहुत परेशान था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ना कहीं मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। वो एक बहुत बुरा फेज था, उस फेज में मैं नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा मथुरा भी नहीं जाना चाहता क्योंकि मथुरा का भी फेज कहने को उससे मैंने सीखा बहुत है, लेकिन जरूरी नहीं है आपने जहां से सीखा हो आप लौट करके वापस वहां लौट करके जाएं। अब वो पहली बात तो मुझे अपना का शहर ही नहीं लगता, बहुत कुछ बदल गया है। हर कोई ये कहता है अपने शहर से निकल जाने के बाद कि सर हमारे टाइम में ऐसा था, हमारे टाइम में ऐसा था। ऐसा नहीं है। और कौन सा फेज बहुत अच्छा था, वो फेज था दिल्ली थिएटर का, वो आज भी है। अच्छा। अब भी जब जाता हूँ तो मैं, एनएसडी मेरी एक जगह है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एन के शर्मा, बॉबी भाई, इन सारे लोगों से मिलता हूँ, मिलाता हूँ, एनएसडी के चक्कर काटता हूँ। जितने भी मेरे साथ थे, मेरे एक डायरेक्टर थे जो मेरी क्लास में पढ़ते थे, वामन केंद्रे, अब तो सब सारे लोग ही मेरे, या तो कोई जूनियर है या कोई साथ का है। अच्छा लगता है वहां जाकर के, वहां बेईमानी नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, वहां आज भी अगर किसी को मुझे गाली देनी होती है तो मुंह पर खड़े होकर के गाली देता है कि तू गधा है, और मुझे मानना पड़ता है ना। तो वहां बेईमानी नहीं है। यहाँ इस शहर में आप जो कुछ भी बोलते हो उसमें झूठ का परसेंटेज ज्यादा होता है। आपको कोई चीज पसंद नहीं आई होती है, आपको कहनी पड़ती है पसंद आई, क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें कॉमर्शियल इन्वॉल्व है। आपके ना कहने से, आपकी क्रिटिसाइज करने से हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए। तो यहाँ यहाँ की जिंदगी चालाकी वाली जिंदगी है। या आप ये कह सकते हैं कि बॉम्बे इन ए वे शहर नहीं है, एक बाजार है जहाँ पे आपको खुद को बेचना आना चाहिए और दूसरों को खरीदना आना चाहिए। आप बाहर निकलते हैं, आपको मुश्किल से 4 या 5 दोस्त होते हैं, 4-5 भी दोस्त अगर बॉम्बे में है तो ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ये वाली बात है। सर, एक सवाल आया है सर, लॉकडाउन हाँ कैसा जा रहा है? हाँ, मैंने लॉकडाउन सुना में मतलब लॉकडाउन चास का पुल, चास का पुल लिखा हुआ है, बहुत बुरा जा रहा है। हमारी मैंने तो ठीक जा रहा है। देखिए मैंने तो एक पेंटिंग भी बनाई है, शायद आप लोग देखना चाहें। जी जी मैंने जी तो जी। एक, आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ सर। हाँ, लेकिन मैं मतलब वो लोग भी जो दर्शक होंगे, मैं अपनी एक पेंटिंग कर रहा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, सूडोकू भरता रहता हूँ, न्यूज देखता रहता हूँ कि हो क्या रहा है। लेकिन बॉम्बे की हालत ठीक नहीं है भाई। अभी हम तो थोड़ी देर ऐसे एरिया में है जहाँ की कंडीशन स्लाइटली बेटर है। पता नहीं कितने दिनों बाद खराब यहाँ की भी हो जाएंगी। लेकिन जो धारावी वाली साइड है या दूसरे और जो स्लम वाली एरिया है, या जहाँ बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है सब कुछ, वहां पे चीजें थोड़ी सी खराब है। थोड़ी सी क्या, काफी खराब है। और देखिए कब सुधरती है, क्या किया जा सकता है इसमें, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई किसी कुछ के नहीं कर बस की बात नहीं। जब डॉक्टर्स को नहीं मालूम, साइंटिस्ट को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, तो हम क्या कर सकते हैं या कोई और क्या कर सकता है वेरी ट्रू। इस तरह। सर, एक और सवाल आया था थैंक सर यू। अभी। किसी ने लिखा है ब्यूटीफुल पेंटिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। हाँ जी। सर, एक सवाल आया था अभी कि मेथड एक्टिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, ये मेरे से अगर आप कहेंगे तो मेथड एक्टिंग कोई चीज नहीं होती। ये सब एक को पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि पढ़ने के दौरान क्या है, आप में एक सेंसिबिलिटी जरूर डेवलप होती है। हर एक एक्टर का अपना एक तरीका होता है किसी भी चीज को, किसी भी एक करेक्टर को देखने का, एक स्क्रिप्ट को पढ़ने का, उसको समझने का। इसका कोई तरीका तो फिर तो कोई इंजीनियरिंग नहीं है ये।
कि ब्रिज कैसे बनाना है। ब्रिज आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आपके पास क्या टूल्स हैं, आपकी आपकी कितनी अच्छी आपकी वॉइस है, क्या फिजिक है आपका, कैसी पर्सनैलिटी है, आप कैसे दिखते हैं, क्या आप में क्या क्या संभावना है, उनके साथ अभी करेक्टर को करते हैं, आपको उन्हीं से पुल बनाना पड़ेगा। आप कोई इंजीनियर नहीं है कि आप उस तरीके से करें। उनको पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बल्कि क्या है कि आप जो कुछ भी दिन भर में करते हैं या जो कुछ भी आपको कभी कुछ चीज अच्छी लगी, उसको आकर के दूसरों को सुनाना जरूर चाहिए। जब आप सुनाते हैं तो आप एक चीज को रिक्रिएट करते हैं जो कि सिर्फ आपने ही देखी थी। अरे वहां जब मैं बाजार गया था ना तो ऐसा ऐसा हुआ। तो आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस, बहुत सारी बात, बहुत सारा सुनाने का तरीका, सब कुछ ऐसा होता सा चला जाता है जिसमें कि अपनी आप ही एक परफॉर्मेंस आ जाती है। वो आपको बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। दूसरी बात, आपको खूब पढ़ना चाहिए, स्क्रिप्ट को भी खूब पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहना चाहिए कि कैसे कैरेक्टर आपका बढ़ता चला गया है और कहां से कहां चला गया है। सर मेरा आखिरी सवाल ये था आपसे कि सर आगे का क्या प्लान है, मतलब कि किस तरीके से आप आगे की जर्नी अपनी देख रहे हैं। बहुत सारे अभी एक्टर्स जो आपका सीरीज जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, उन सब में भी अभी आ रहे हैं। आप वहीं पे अपना करियर देख रहे हैं, बॉलीवुड में देख रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, मेरे लिए तो नेटफ्लिक्स हो चाहे फिल्मों, मेरे लिए तो एक ही बात है। टेलीविजन में नहीं करता, टेलीविजन को छोड़े हुए मुझे 8-9 साल हो गए। मैंने आखिरी सीरियल किया था वो अफसर भी किया। उसके बाद से क्योंकि लगातार सारी चीजें वही थी और मुझे लगा कि मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें, तो मैंने डिसीजन लिया था कि इसके बाद मैं कभी कोई सीरियल नहीं करूंगा, और मैंने वो किया भी नहीं। अभी तो ये है कि आप पर तो काम कर रहे हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो। अभी एक सबसे अच्छी बात ये, एक्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपके पास काम है, आप पे काम आना चाहिए, आप अच्छा काम करेंगे, आपकी जगह बनेगी। तो कैरियर क्या है, जब तक बुढ़ापा है चलता रहेगा, काम मिलता रहेगा, अपन करते रहेंगे। और एक्टिंग में बहुत अच्छी बात है, हर उम्र का रोल होता है। ये बात दूसरी है कि आपकी उम्र ज्यादा होती चली जाती है तो रोल थोड़ी देर कम होते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र होगी तो आपके लायक कोई रोल नहीं होगा, होते रहेंगे। और अभी तो वैसे भी आप देखना, कोरोना के बाद जब भी ये जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, कितने साल रहेगा या सारी जिंदगी साथ रहेगा, अब कहानियां बहुत बदलेंगी। अभी लोगों में एक नई सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है, अपनों को लेकर के, अपने पेरेंट्स को लेकर के, अपने फ्रेंड्स को लेकर के, अपने रिलेटिव्स को लेकर के। और ये सारी चीजें जो डेवलप हुई हैं, ये बहुत जल्दी अभी स्क्रिप्ट में दिखाई देने लगेंगी। बहुत सारे लोग इसको पसंद करेंगे और उनको कहानी में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और एक रिलेशन बदलेंगे। कहानी अब बड़ी थोड़ी सी अलग होंगी। माँ बाप की एक इम्पोर्टेंस हो सकती है, इम्पोर्टेंस हो जाएगी। मुझे लगता है अब वो नहीं रहेगा कि लड़की का बाप है खाली शादी वाले दिन आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब वो अपने आप में एक करेक्टर होगा, ये लड़के का बाप है, या मतलब वो जो एजेड लोग हैं अब उनकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं सच है कि नहीं। सर मैं उम्मीद करूंगा जो आपका मानना है वो पूरा हो। और मैं वेट नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि मैं कब आपको वापस बड़े पर्दे पे देखूंगा जब ये सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि इस बार मैं ज्यादा उत्सुक रहूंगा देखने के लिए। मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। ओके।